रिव्यू फाइल करते तो शायद समझ आती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस रिव्यू से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये भी बहरहाल कल सुबह बहस में आप सुनेंगे अगर हमें मौका मिला बहस करने का। सर मेरा सवाल आपसे ये जुडिशल क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, यही जुडिशल क्राइसिस हमने उमर अता बंदियाल के दौर में भी देखी थी एंड टाइम पे। उस वक्त फाइज ईसा दूसरी साइड पे थे, आज फाइज ईसा साहब इस तरफ हैं तो मंसूर अली शाह साहब उस तरफ हैं। इसकी वजूहत क्या है, ये आखिर क्यों आखिरी टाइम पे ये मसाइल पैदा होते हैं? देखिए, इस सारे क्राइसिस का एक हल है और वो हल मंतक के ऊपर बेस्ड है। वो हल एक तरह से प्रूडेंट प्रैक्टिसेस जो होती हैं, यानी कि आप दूरअंदेशी से सोच के एक सोच समझ के एक एक्शन लेते हैं और उसका हल ढूंढते हैं। तो इसका हल बड़ा सिंपल है। और पहले सुप्रीम कोर्ट पहला जो क्राइसिस था जो सजाद अली शाह के ज़माने में जज साहब के ज़माने में हुआ था, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुश उसलूबी से उसको रिज़ॉल्व किया। और वो उस खुश उसलूबी का तरीका क्या था? वो खुश उसलूबी का तरीका उसको सॉल्व करने का, उसका हल ढूंढने का ये था कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा और उन्होंने कहा ये हमारे सामने मसले हैं, ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, ये एक क्राइसिस बन गया है। इससे पहले कि इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुँचे, आए बैठ के हम इसको रिज़ॉल्व करते हैं। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की जो मेरी सजेशन है कि फुल कोर्ट बैठ के ये सारे फ़ैसले करे, वो मैं कल भी दूंगा और मैंने पहले भी दिया है, कल गुजरी हुई कल को भी दिया है, आज भी मैं दे रहा हूँ और ये मैं देता रहूँगा क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूँ और मैं समझता हूँ कि इसका हमने हल ढूंढना है, क्योंकि कौम का भी यही रिक्वेस्ट है और कौम के लिए फ़ायदा भी इसी में है। अली ज़फ़र साहब, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का इस तमाम मामले में? आपको लगता है कि अगर ये 63A का जो फ़ैसला ख़त्म होता है तो फिर PTI के अरकान को तोड़ कर 2/3 अक्सरियत पूरी करके काजी फायज़ ईसा को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकेगा? और क्या इसमें कोई एतराज़ है आपको काजी फायज़ ईसा के बेंच पर मौजूदगी पर? देखें, 63A का आपने बात की और आपने एक बहुत अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ का फ़ैसला करने जा रहे हैं वो आपको फ़ैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस फ़ैसले से या उस फ़ैसले का जो भी नतीजा होता है उससे आपको नुकसान या फ़ायदा होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है आसान अल्फाज में। मैं जो बहस करूंगा कल और जो मैं पॉइंट्स रेज़ करूंगा वो कानून, आइन और मंतक पे बेस्ड होंगे। वो किसी पर्सनल किसी स्पेशल जज के या कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल कानूनी नुकात होंगे। और मुझे यकीन है कि वो जो कानूनी नुकात हैं वो इतने वज़नी हैं, वो इतने भारी हैं, वो इतने दुरुस्त हैं और इतने कानून और आइन के मुताबिक हैं कि वो इंशाल्लाह उनको मंजूर किया जाएगा। यही हमारी उम्मीद होती है। जब हम अदालतों में पेश होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि सामने कौन जज है और वो कौन जज का क्या रुझान है। हम ये देखते हैं कि कानून क्या है, आइन क्या है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो भी जज साहिबान हैं वो उसके मुताबिक ही फ़ैसला करेंगे। अगर वो फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक नहीं होता तो फिर आपने देखा था सिंबल केस के साथ क्या हुआ। सारी दुनिया ने तनकीद की, ना सिर्फ आप लोगों ने तनकीद की बल्कि सारी वकला कम्युनिटी, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे पार्लियामेंट जो दुनिया के हैं, मैं बहुत सारे पार्लियामेंट्स में भी गया हूँ, सब ने उसको कंडेम किया उस जजमेंट को। तो फिर तारीख जज करती है। मगर आपने कहा है कि ये इमरान खान के आप वकील हैं ना, तो इमरान खान को कोई एतराज़ नहीं है काजी फायज़ ईसा पे? इमरान खान साहब इतराज़ बहुत बार कर चुके हैं और देखिए, जब इतराज़ होता है किसी जज साहब के ख़िलाफ़ तो फिर जज साहब की अपनी मर्ज़ी होती है। यही कानून है कि वो उसको फिर भी उसको सुने या ना सुने। वो इतराज़ किया था और उन्होंने कहा पहले कि मैं उसको सुनूंगा, तो वो उनकी मर्ज़ी है, यही कानून है। आम बंदा को रिव्यू फाइल करे, एक दिन भी डिले हो तो उठा के उसके मुंह पे मार दिया जाता है। यहाँ पे इस रिव्यू के लिए आइन में भी तब्दीली की जा रही है। आइन से बालातर होकर रिव्यू इतना क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? ना रूल्स को फॉलो हो रहा है बेंच बनाने में, ना रिव्यू के हवाले से जो कानून है उसको देखा जा रहा है। तो इतना ख़ास ये केस किसकी वजह से बना था? आपने दुरुस्त फरमाया कि एक नॉर्मल हालात में तो जब एक दिन का भी डिले हो और आपने ताख़ीर से रिव्यू फाइल किया हो तो कोर्ट जो है वो कुछ बात और नहीं सुनता, वो उसको रिव्यू को डिसमिस कर देता है और पूछता है कि वो पूछता ये है कि आपकी एक दिन का एक्सप्लेन करें कि आपने डिले क्यों किया। तो यहाँ डिले है और मेरा ख्याल है कि
नहीं, उसको हम ऑब्जेक्शन हमने रेज़ की है, उसको नोट किया था जज साहब ने आज, वो भी कल ऑब्जेक्शन लेंगे। उसके अलावा आपने ये आज देखा कि एक बहुत जो बहस हो रही थी वो बिल्कुल वन साइडेड बहस थी, क्योंकि जो ऑथर जज थे जिन्होंने लिखी थी जजमेंट और जिन्होंने मेजॉरिटी जजेस जो 3 थे उनमें से 2 तो रिटायर कर चुके हैं और एक जज साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं थे बेंच पे। तो एक तरह से उस जजमेंट के ख़िलाफ़ उसको डिफेंड करने के लिए कोई भी जज नहीं था जो आके एक्सप्लेन कर सकता कि मेरा ये कहने का ये मकसद था, मेरा ये लिखने का ये मकसद था। जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा जो 8 जजेस का फैसला है पार्टी ही नहीं थी इस वाले साइड। जी ठीक है, देखें वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो फ़ैसले हैं उन पे आप तनकीद कर सकते हैं। मैंने सुन रहा हूँ तनकीद ये जो इस फ़ैसले पे है, लेकिन मेरी नज़र में वो फ़ैसला एक आइन की शिक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं, यानी कि आप इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ रह जाए तो उसको पुर करने के लिए अदालत के पास ये इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो आइन उसको देता है, तो वही इख्तियार इस्तेमाल किया है अदालत ने इस केस में, और उस पर आप उसके साथ एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपकी राइट है। लेकिन बहरहाल जजमेंट अभी है और जब तक ये जजमेंट है कायम, उसको इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरा कर रहा और ये भी आइन की एक तरह से खिलाफ वर्जी है। थैंक यू। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो कमेटी में फिर हमें इत्तला मिली है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उस कमेटी में नहीं बैठे और दोबारा से 2 मेंबर कमेटी ने ही आज का बेंच तश्कील किया है। वो 5 मेंबर बेंच बैठा, तो जब बेंच शुरू हुआ तो एक और अजीब व गरीब चीज़ मैंने पहली बार अपनी प्रैक्टिस में देखी, और वो ये थी कि एक सिटिंग जज जस्टिस मुनीब अख्तर जो ऑथर जज हैं, जिन्होंने जजमेंट लिखी थी, जिस जजमेंट का रिव्यू हो रहा था, वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। वो उन्होंने बेंच में हेयरिंग भी की, लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे, यानी कि ऑथर जज के बग़ैर वो रिव्यू की प्रोसीडिंग शुरू हुई। जब अदालत की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो मैंने उठ के एक रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरी नज़र में ये जो बेंच है, जब तक के वो प्रॉपर जो दुरुस्त कमेटी है उसको तश्कील नहीं देती, मेरी नज़र में ये बेंच जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है, और इसका कोई भी फ़ैसला जो है, मेरी नज़र में ये मेरा नुक्ता है, वो कोई भी फ़ैसला जो है वो ये नहीं कर सकती इस रिव्यू के बारे में ये वाला बेंच, जब तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो बेंच जो कमेटी का हिस्सा हैं, जब तक वो कमेटी में नहीं बैठेंगे और कमेटी नया बेंच नहीं बनाएगी, इस बेंच में वो ताकत नहीं, वो कानूनी ताकत नहीं कि वो किसी किस्म का फ़ैसला दे सकें। ये ऑब्जेक्शन मैंने लेनी चाहिए थी आज सुबह, लेकिन अदालत ने कहा कि पहले हम सुन लेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को और उसके बाद फिर हम आपको सुनेंगे। तो हो सकता है कल मुझे इन पॉइंट्स पे सुना जाए। इसके अलावा भी हमारे बहुत पीटीआई के और इमरान खान साहब के बहुत मेजर और सीरियस किस्म के ऑब्जेक्शंस और शिकायत हैं और एतराज़ात हैं कानूनी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बेंच जो है जो रिव्यू सुन रहा है वो ऑथर जज के बग़ैर सुन नहीं सकता। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ख़त में भी लिखा है और वो आज भी इसीलिए शायद ना बैठे हों इस बेंच में। तो ये सारे मामलात हैं जिसे मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में आइनी क्राइसिस तो है, लेकिन अब एक जुडिशल क्राइसिस भी पैदा हो गया है, और ये ऐसा सीरियस जुडिशल क्राइसिस है कि ये पूरे मुल्क को, पूरी जमहूरियत को, पूरे आइन को और इस खूबसूरत इंस्टीट्यूशन जिसके सामने हम खड़े हैं उसको भी हिला सकता है और गिरा सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि कल आप सुने बहस, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जज साहिबान उस बहस के बाद इस बेंच को ख़त्म कर देंगे और जो आइन और कानून के मुताबिक है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए
उसके मुताबिक फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी इस केस में। एक आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि मुझे एक और बहुत बड़ी परेशानी हुई ज़ाती तौर पे, और वो परेशानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी जो वकला का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, उनका काम बेसिकली ये होता है कि वो वकीलों के फलाह बहबूद के लिए खड़े हों, जमहूरियत के असूलों के लिए खड़े हों, आइन के लिए खड़े हों। ये केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिव्यू फाइल किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जनाब लोटाक्रसी, हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन और जो रिश्वतखोरी है हमारे पार्लियामेंट के सिस्टम में वापस लेके आएँ और वोट्स करने दें। जिन लोगों ने अपनी पार्टीज़ को अपना ज़मीर बेच के पैसे लेके वोट्स बेचे हैं, उनको वोट करने की इजाज़त दी जाए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस मामले से क्या ताल्लुक़ है। अगर कोई